बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम चैप्टर नंबर 7 आज स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का टाइटल है वेक्टर्स। अगर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करें, जैसे आप छोटी क्लास की फ़िज़िक्स और मैथ्स में भी पढ़ते आए हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं ऐसी क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल हों वो दो तरह की होती हैं। एक हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये जो चैप्टर है ये सारे का सारा बेस कर रहा है वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर। अगर हम स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिन्हें कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ which can be completely described using magnitude। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए और हम उन्हें पूरे का पूरा जो है डिस्क्राइब कर सकें, सारा मतलब जो है वो वाज़े हो सके। इस तरह की जो क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें हम स्केलर्स का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम, स्पीड, मैस वगैरह वगैरह। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं या स्केलर्स आप इन्हें कहते हैं। अब देखें, टाइम 5 सेकंड। ठीक है जी, यानी कि मैं पिछले 5 सेकंड से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि ये मैंने क्या बताया? टाइम बताया, सिर्फ 5 सेकंड बताया कि 5 सेकंड में जो है मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको वो बात समझ आ गई कि हाँ भाई, ये जो बंदा है इसने 5 सेकंड वीडियो रिकॉर्ड की। इसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चला रहा था। तो ये भी आपके जहन में जो है मतलब वाज़े क्लियर हो जाता है। इसी तरह मैथ्स के, यानी वो जो बंदा है या वो जो बच्चा है वो 108 किलोग्राम का है। ठीक है जी, तो ये उसका क्या हो गया? मैथ्स। और आपको बात समझ आ गई। हमें किसी इजाफी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी बात को क्लियर करने के लिए। इस तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम स्केलर का नाम देते हैं। अब इसके वाइस वर्सा, या आप इसे यूँ कह लो कि इसके उलट, इसके बरक्स जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है वेक्टर, जिस पे हमने ये सारे का सारा चैप्टर जो है पढ़ना है। ऐसी क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम पूरा जो है डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत हो। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक हमारे पास उसकी डायरेक्शन होना ज़रूरी है। क्या हो हमारे पास? डायरेक्शन। और दूसरा मैग्नीट्यूड तो लाजमी हो ही हो। और साथ एक चीज़ इजाफी हो गई कि डायरेक्शन भी हो, तब हमें उसकी बात जो है वो वाज़े क्लियर होगी। इस तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? वेक्टर। इसी डेफिनेशन को दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड यूजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसमें हमें डायरेक्शन भी चाहिए, समत भी चाहिए, तो उस क्वांटिटी को हम वेक्टर का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेलोसिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल वेट, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क वगैरह वगैरह। ठीक है जी, इस तरह की जितनी क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? वेक्टर कहलाती हैं। अब वेलोसिटी हमारे पास देखें, जैसे ये 20 किलोमीटर पर आवर की बात हमने की थी, यानी कि बच्चा जो है वो साइकिल चला रहा था 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, लेकिन हम कहें कि वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल की तरफ जा रहा था। ठीक है, चले स्कूल भी रहने दें, आप स्पेसिफिक ये कह दें कि वो मशरिक़ की तरफ जा रहा था, मगरिब की तरफ जा रहा था। तो आप क्या कहते हैं? स्पीड बताते हैं 20 किलोमीटर
पर आवर, और साथ उसे क्या कहते हैं कि वो जा रहा है टूवर्ड्स वेस्ट, वो क्या कर रहा है मगरिब की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। तो अब यहाँ ये स्केलर नहीं होगी, ये क्या कहलाएगी, वेक्टर कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ उसकी डायरेक्शन भी मेंशन हो गई। ठीक है जी। इसी तरह वेट, आपको पता है वेट ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स अर्थ, डाउनवर्ड जो है इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा। तो फिर इसको भी जब आप डिस्क्राइब करते हैं तो डायरेक्शन साथ लाजमी होती है। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है, एक वेक्टर है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक्सेलरेशन भी वेक्टर है और फोर्स भी वेक्टर है। ठीक है, इस पर डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, इसके बाद है आपके पास कि आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह से करना है। ठीक है जी। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, अब सारे की सारी बात जो है वो वेक्टर के ऊपर ही होगी। हमारा ये जो चैप्टर का टाइटल है वो ही वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर को आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो वेक्टर को जब आप लिखते हैं, ठीक है जी, जब आपने लिखना है तो अंडरलाइन करना है। ठीक है, वो जो सिंबल है जिससे आप इसे डिनोट कर रहे हैं उस सिंबल को अंडरलाइन करेंगे तो वो क्या होगी, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए एक वेक्टर है। ठीक है, आप इसे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे विद एन एरो हेड। तो ये किस चीज़ को शो करेगा, वेक्टर को शो करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कहीं पर ए इस तरह लिखा हो, ठीक है, तो ये भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, ऑलराइट, तो ब्ला ब्ला इस तरह की जो है आप मज़ीद जो है एग्जांपल्स लिख सकते हो। इसके अलावा आपने अगर वेक्टर को टाइप करना है कंप्यूटर के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, आप उसे टाइप कर रहे हो तो बोल्ड फेस करैक्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, बोल्ड फेस करैक्टर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, वेक्टर्स को। यानी अगर आपके पास कोई नोट्स हैं या फिर आपके पास कोई बुक है, उससे क्या हुआ कि यही जो ए था वो कुछ इस तरह से बोल्ड जो है बोल्ड फेस करैक्टर उसने यूज़ करके उसे रिप्रेजेंट किया था, तो इसका मतलब ये क्या होगा, फिर आपके पास उसका वेक्टर होगा। और राइट, इस तरह से इसको जो है ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ की जो है बात आगे हम प्लेन में जाके करेंगे, तो उसे एक दफ़ा स्किप करते हैं। ओके, इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। ठीक है, आप क्या करते हो कि किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। स्केलर मतलब किसी एक नंबर के साथ आप उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, देखिए ज़रा, ए कोई जो है वेक्टर था, ठीक है, और इसकी जो लेंथ थी वो कोई कह लो 5 किलोमीटर, बल्कि नहीं 5 किलोमीटर, चले यही कर लें 5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर कर लें, 15 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ कर लें। ठीक है जी। तो ये आप वेक्टर जो है आपने बनाया और इसे आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। चलें ड्रॉ कर लेते हैं हम एक। ठीक है जी, लो जी, अब मिसाल लेते हैं कि ये कोई वेक्टर था जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस 15 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ को। ठीक है, मिसाल ले रहा हूँ, वैसे नॉर्थ की डायरेक्शन ये नहीं होगी, ठीक है, वो अपवर्ड होगा। ऑलराइट जी, तो मैं ये कह रहा था कि आपने क्या करना है, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है स्केलर के साथ। ठीक है, अब स्केलर दो तरह के हो सकते हैं, एक नेगेटिव नंबर हो सकता है और एक क्या हो सकता है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब ये जो वेक्टर हमने ड्रॉ किया है इसमें ये जो इसकी लेंथ है, जो हेड है, एरो हेड के अलावा जो इसकी लेंथ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। ठीक है, हमने देखा कि दो ही चीज़ें होती हैं वेक्टर के अंदर, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। तो ये जो एरो हेड है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये जो इसकी लेंथ होती है लाइन की वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है,
मैग्नीट्यूड को। तो जब आप इसे एक पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो किसी वेक्टर को, तो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाता है, डायरेक्शन सेम रहती है। फॉर एग्जांपल आप इस a को na के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये बन जाता है फिर na, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ वो इंक्रीज हो गया n टाइम्स, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर गया n टाइम्स, ठीक है। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, डायरेक्शन उसकी सेम रहेगी। इसके उलट अगर आप इसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक नेगेटिव n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो n टाइम्स इंक्रीज होगा ही, लेकिन इस दफ़ा इसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। उसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर है। ऑलराइट, इसके बाद है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी आपके पास कोई दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उन्हें ऐड करना चाहते हैं। अब अगर स्केलर होता, यानी एक 15 वैल्यू है, एक 25 वैल्यू है, तो आप जस्ट उन्हें क्या कर देते, ऐड कर देते। अब इतनी सिंप्लीफाइड एडिशन जो है वो इसके अंदर वेक्टर्स के अंदर हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कंसीडर करना पड़ता है उसकी डायरेक्शन को भी, ठीक है। डायरेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते वेक्टर्स के केस में। तो इस वजह से यहाँ सिंप्लीफाइड जो एडिशन है, या जैसी रेगुलर हम करते हैं वैसी एडिशन नहीं होगी। तो एडिशन के लिए हमारे पास जो रूल यूज़ होता है उसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल, ठीक है जी। आप पहले भी ये पढ़ चुके हैं, हेड टू टेल रूल ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन, हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, लाइक एक ए वेक्टर है और एक आपके पास बी वेक्टर है, और आपको ये कहा जाता है कि फाइंड करें ए प्लस बी। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ए की डायरेक्शन आपको वो कह देता है, ले जी इसके ऊपर हम ये जो रेड कलर में मैं यूज़ करूँगा इसी के ऊपर, ठीक है, वो आपका चलो इसे आप ए का नाम दे दो, ठीक है। ये ए वेक्टर है, और एक और हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ये है, ठीक है जी। ये कोई बी वेक्टर है, ठीक है। आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ ऐड कर लेते हैं। आपने एज इट इज़ जो है ये ए वेक्टर, इसे यहाँ पे ड्रॉ करना है जब एडिशन करनी है। तो ये लें, ए की कोई इस तरह की डायरेक्शन थी, तो मैंने इस तरह ड्रॉ कर दिया इसे एज इट इज़। बी वेक्टर जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप ख्याल रखेंगे किस चीज़ का, मैग्नीट्यूड और लेंथ वगैरह तो सेम हो, ठीक है, लेकिन जहाँ पर ए वेक्टर का हेड है या जहाँ ए वेक्टर ख़त्म हो रहा है, आप क्या करोगे, वहाँ बी वेक्टर की टेल, ठीक है, ये इसकी टेल कहलाती है, ये इसका हेड, तो आप उधर बी वेक्टर की टेल ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे, ये लो, ये आ गया आपके पास बी वेक्टर, ए वेक्टर, जहाँ ए वेक्टर ख़त्म हुआ वहाँ उसके साथ क्या हो, बी वेक्टर की टेल हो। तो ये आपने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब हमने एक तीसरा वेक्टर ड्रॉ करना है अपने हाथ से, अपनी मर्जी से, जो रिप्रेजेंट करेगा इनके रिजल्टेंट को या इनके एडिशन को, ठीक है। तो वो आपने कैसे ड्रॉ करना है, वो पहले की टेल से दूसरे की हेड तक आप उसे ड्रॉ करोगे। तो ये इस तरह ड्रॉ होगा, फिर ये पहले की टेल दूसरे का हेड, इस तरह इसे ज्वाइन किया, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ठीक है। ये क्या है, आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर, और इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो इफेक्ट है वो ऐसा ही है जैसा कि ए और बी दोनों का है, ठीक है। वेक्टर which represents the combined effect of two or more vectors, उसे आप क्या कहते हैं, उसका रिजल्टेंट कहते हैं, ठीक है। इस एडिशन के रूल को यहाँ जो हमारी बुक में रिप्रेजेंट किया है, कहता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये एक आपके पास ट्रायंगल बनी है, तो इस तरह से ये आपके पास एडिशन होगी। अब अगर फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स हैं आपके पास, लाइक एक ये वेक्टर है, ठीक है जी, और एक आपका ये वेक्टर है, ठीक है। ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई आपके पास बी वेक्टर है, ठीक। तो आप यहाँ पर एक और वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये कोई
चलो इसे आप ओ नाम रख लो, ठीक है, इसको ए नाम दे दो, इसे बी नाम दे दो और ये फिर हो जाएगा सी। ओके, अब आपने क्या करना है, इस वेक्टर को, ठीक है, जैसे ये वेक्टर है इसी के पैरेलल यहाँ पर आप एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब जैसा ये वेक्टर है इसके पैरेलल एक वेक्टर तो वो ये आ जाएगा फिर, और ये इसका हेड हो जाएगा। अब जिस तरह का ये ओ ए वेक्टर है इस तरह का वेक्टर यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास आ गया, ले जी ये ओ ए आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ एक्चुअल में, ये जो वेक्टर था इसे हमने इसका, आप यूँ कह लो कि जो मिरर है या इसका जो शेड है वो हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है, और जो ये ओ बी था इसका जो शेड था वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गई, ठीक है। अब इसे भी आप ओ ए सी और ओ सी, अगर आप इस सारे को इग्नोर कर दो एक दफ़ा से, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ इसे कंसीडर करो, तो क्या है, ओ ए पहला वेक्टर, पहले वेक्टर का हेड, ए सी दूसरा वेक्टर, दूसरे वेक्टर की टेल पहले के हेड पे पड़ी है, ठीक है, और फिर एक तीसरा वेक्टर है जो पहले की टेल से और दूसरे के हेड से मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी आपके पास एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई हुआ। तो ये फिर क्या होगा कि ओ सी जो है, ओ सी वेक्टर ये रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ ओ ए प्लस ए सी, ठीक है, और इसे आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का नाम देते हो, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो बेसिकली ये भी आपके पास जो हेड टू टेल रूल है उसी को ही उसी की ही एप्लीकेशन है, ठीक है जी। इसके बाद आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट की लोकेशन बताता है आपको विद रिस्पेक्ट टू रीजन, ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जो कि क्या करेगा, हमें लोकेशन बताएगा किसी पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू रीजन, उसे आप क्या नाम देते हैं, पोजीशन वेक्टर का, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये x कह लें और इसे कोई y कह दें आप, तो ये कोई पॉइंट है, लाइक इसे आप p का नाम दे दें, p, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे फिर x और y। अब x और y ये रीजन है O0 0, ठीक है। अब O से P तक अगर आप एक वेक्टर ड्रॉ करें, ठीक, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन पर हो, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन पर, और इसका जो हेड है वो P के ऊपर, तो ये आपके पास एक वेक्टर होगा जिसे आपने क्या क्या नाम देना है, पोजीशन वेक्टर का, और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, OP के साथ, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर जो है ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है, ओरिजिन के लिहाज से हम क्या करते हैं, पोजीशन फाइंड करते हैं किसी पॉइंट की, ठीक है, तो वो आपको पोजीशन वेक्टर देगा। तो अ वेक्टर विच डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन बात कर लें, ठीक है, अगर प्लेन में हो तो इसके 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, स्पेस में हो तो आपके पास इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो वो जो पॉइंट आप वो जो वेक्टर जो लोकेशन बता रहा होगा उसे हम उसकी पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं, क्योंकि ये उसकी पोजीशन या लोकेशन बताता है हमें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर्स इन अ प्लेन, ठीक है, यही बात है वेक्टर्स इन अ प्लेन पे। आपके पास प्लेन के अंदर जो है 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x और y होता है, ठीक है। तो यहाँ भी इस P पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट है और एक आपका y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये आपके पास वेक्टर इन अ प्लेन ही हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है इजाफी, x इक्वल्स टू I, ठीक है, और y इक्वल्स टू J। अब आपने जब x के लिहाज से पोजीशन बतानी है या x में पोजीशन बतानी है,
ठीक है। एक्स की डायरेक्शन में जब आप किसी की पोजीशन बताएंगे तो उसे जस्ट आई से रिप्रेजेंट करेंगे। जब वाई के लिहाज से या वाई एक्सिस में उसकी पोजीशन बताएंगे तो उसे आप जे से रिप्रेजेंट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ तो मैंने एक्स और वाई ही लिख दिया, अगर ये ए और बी आपके पास होते, ठीक है, तो फिर आप और इसका आपने पोजीशन वेक्टर भी लिखना होता, तो ओ पी आपके पास इसका पोजीशन वेक्टर होता। और लिखते कैसे, ए आई प्लस बी जे। इसका क्या मतलब होता है, इसको हैट के साथ रिप्रेजेंट करते हो, इसका ये मतलब होता है कि आप ए यूनिट जो हैं, ठीक है, आप आई डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन में मूव करें और फिर बी यूनिट आप वाई में या जे डायरेक्शन में मूव करें तो आप पी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये उसकी पोजीशन हो गई। तो आई जो है आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भी अभी बात करते हैं। आई जो है एक्स के लिए और जे जो है वाई के लिए, और इसी तरह जो के हैट है वो जी डायरेक्शन में वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, छोटी सी बात है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर में भी बात की। यहाँ पे आप इसे जब नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पे पहले जो है वेक्टर जो था इस डायरेक्शन में था, ठीक है, ए वेक्टर था। अब आपने जब इसका नेगेटिव लेना है तो मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो जाएगी। तो ये किस चीज़ को फिर रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है। ये नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन हो गई या नेगेटिव वेक्टर की बात हो गई। ओके, उसके बाद है ज़ीरो वेक्टर, ठीक है जी। ज़ीरो वेक्टर, नाम से कोई चीज़ जाहिर हो रही है, ज़ीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो, ज़ीरो हो, ठीक है। ऐसा वेक्टर, अ वेक्टर विद ज़ीरो मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो हो, विद ज़ीरो मैग्नीट्यूड हैविंग आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। अब ज़ीरो की जो है डायरेक्शन क्या होनी है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी, ठीक है, रैंडम उसकी डायरेक्शन होगी, उसको हम ज़ीरो वेक्टर का नाम देते हैं, या ज़ीरो वेक्टर कहते हैं या फिर नल वेक्टर का नाम देते हैं, ओ से आप इसे लिख सकते हो। इसके बाद है इक्वल वेक्टर्स। वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब दो या दो से ज़्यादा होंगे, तो इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स आपके पास ऐसे वेक्टर्स जो हैं बराबर हों, जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और जिनकी जो है मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो उन्हें हम इक्वल वेक्टर्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कह देता हूँ कि ए जो है वो बराबर है बी के, ठीक है। ए कोई इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे एक्स और वाई, और जो बी है इसके कोऑर्डिनेट्स थे ए और बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये इक्वल हैं तो इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होंगे और वाई कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एक्स बराबर होगा ए के और वाई बराबर होगा बी के, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो उन्हें आप क्या नाम देते हैं, इक्वल वेक्टर्स का नाम देते हैं। ऑलराइट, इसके बाद एक बात रह गई है हमारे पास, वो है यूनिट वेक्टर। जैसे ज़ीरो वेक्टर में नाम से जाहिर हुआ कि ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो, ज़ीरो हो, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। इसी तरह ज़ीरो वेक्टर का नाम या नल वेक्टर का नाम देते हैं। इसी तरह यूनिट वेक्टर में ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 के इक्वल हो, उसे हम क्या नाम देंगे, यूनिट वेक्टर का नाम देंगे, ठीक है। मैं इसे रेज करके यहाँ लिखता हूँ। सो unit vector, a vector having magnitude equals to 1, a vector
is said to be unit vector if its magnitude is equal to 1 या इज इक्वल टू यूनिटी, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल हो, उसे हम क्या नाम देंगे, यूनिट वेक्टर का नाम देंगे। यूनिट वेक्टर डिस्क्राइब्स डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर होता है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि अगर डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है तो एक चीज़ और रह जाएगी, वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर मैं एक वेक्टर लिखूं लाइक ए वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर दो चीज़ों का मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, किस चीज़ की, एक मैग्नीट्यूड की, ठीक है, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन, दूसरा क्या होगा उसके अंदर, डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो यूनिट वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, इसका मतलब यहाँ डायरेक्शन की जगह पे हम फिर क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को आप ए हैट के साथ, अगर ए वेक्टर है तो उसकी जो यूनिट वेक्टर होगा वो उसे आप ए हैट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये उसके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या उसकी डायरेक्शन को, और साथ उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पर आप उसे इस तरह से अंडरलाइन भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर ओवर द लाइन भी उसे लिख सकते हो, और साथ क्या आएंगी उसके ऊपर दो जो हैं वर्टिकल बार्स आएंगी। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नीट्यूड को, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन को। तो इसका मतलब ए वेक्टर जो है ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, ठीक है जी। तो ये आपका जो है बात थी यूनिट वेक्टर की। अब यहाँ एक चीज़ और रह गई है, वो है मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करना है। मिसाल के तौर पे यही आपका जो ओ पी है, कोई कह देता है कि ओ पी का जो है आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें, ठीक है, तो आप देखेंगे इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं ए और बी, ठीक है। आप यहीं पे लिख लो, ए है ए आई प्लस बी जे, इसके इक्वल है कोई आपके पास ए वेक्टर। तो जब आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड को आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, ठीक है, और ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वैल्यूज स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब ए का स्क्वायर प्लस वाई वैल्यूज स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये इसको क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके पास उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे पास जो है इसका ब्रीफ सा जो है इंट्रोडक्शन या रिवीजन कह लें, जो हमने पहले भी चीज़ें पढ़ी हैं उसी को हमने दोबारा जो है रिवाइज़ किया है। ये हमारी जो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स है उसमें आप डिटेल में पढ़ चुके होंगे, तो क्योंकि मैथ सबका सब्जेक्ट है तो जो मैथ्स पढ़ेगा वो लाजमी तौर पर फिज़िक्स भी पढ़ के आया होगा। तो फिज़िक्स के अंदर आपने इसे डिटेल में पढ़ा है, और ये हमने कोई इसका ओवरव्यू सा जो है देख लिया, ठीक है। तो बाकी जो बातें हैं वो जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे तो तब वो आती जाएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है हमारी जो स्मार्ट सिलेबस में एग्जाम्पल्स शामिल हैं उसे डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।